हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हम NCF 2005 का चैप्टर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 दैट इज़ लर्निंग एंड नॉलेज। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है जिसकी वजह से मैं इसको डिफरेंट वीडियोस में कवर करूँगी। सो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे लर्नर और लर्निंग के बारे में, और डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करी गई है नेचर ऑफ लर्नर। तो जो चाइल्ड है वो एक नेचुरल लर्नर होता है जिसके अंदर कुछ इनेट एबिलिटीज़ होती हैं, डैट इज़ क्यूरियोसिटी, इन्वेंटिवनेस, कांस्टेंट क्वेरिंग। तो ये उसकी इनेट एबिलिटीज़ होती हैं और इन्हीं एबिलिटीज़ का यूज़ करके बच्चा बचपन से ही अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, अपनी आसपास की चीज़ों को जान के समझ के। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करी गई है प्रोसेस ऑफ लर्निंग की। प्रोसेस में ये बोला गया है कि हमें बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो खुद चीज़ों को ट्राई करे। ठीक है, ट्राई करे और मैनिपुलेट करे। अगर कोई चीज़ उसको अपने अकॉर्डिंग नहीं लग रही है तो उसको वो मैनिपुलेट करे, और इसमें कई बार बच्चा गलतियाँ भी करेगा। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मिस्टेक है वो लर्निंग का ही एक पार्ट होता है। ओके, अगर इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं कि मिस्टेक्स जो होती हैं वो लर्निंग का एक पार्ट होता है और इसको हमें ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और जो टीचर है वो बच्चे को फैसिलिटेट करे, अगर बच्चा गलती करता है तो उसको फैसिलिटेट करे कि बच्चा अपनी गलतियों से सीखे और उसको करेक्ट करे। तो इस तरह का प्रोसेस होता है लर्निंग का। नेक्स्ट यहाँ पे बात करी गई है चाइल्ड सेंटर पेडागोजी के बारे में। चाइल्ड सेंटर पेडागोजी जो होती है उसमें बच्चे को इम्पोर्टेंस दी जाती है, मतलब कि बच्चे के पार्टिसिपेशन को, बच्चे के एक्सपीरियंस को और उसकी वॉइस को इम्पोर्टेंस दी जाती है और बच्चे को मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। उसने जो चीज़ सीखी है या उसकी कोई क्वेरी है तो उसको क्लासरूम में इम्पोर्टेंस दी जाए। तो इस तरह की पेडागोजी को हम चाइल्ड सेंटर पेडागोजी कहते हैं। दूसरी पेडागोजी जो होती है वो होती है टीचर सेंटर्ड। फॉर एग्जांपल जैसे क्लासरूम में जो टीचर है वो लेक्चर मेथड यूज़ कर रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ओके, तो इसमें एक्टिव कौन है? एक्टिव पार्टिसिपेशन किसका है? टीचर का है। और जो बच्चे हैं वो सिर्फ बैठ के सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, दे आर इन पैसिव मोड। ओके, तो इस तरह की जो पेडागोजी होती है उसको हम टीचर सेंटर पेडागोजी कहते हैं। अब इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी अगर हमें क्लासरूम में कंडक्ट करवानी है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारा जो लर्नर है उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो किस तरह से सोचता है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ क्या है और उसका इंटरेस्ट क्या है। तभी हम करिकुलम को और अपनी पेडागोजी को प्लान कर पाएंगे बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे बात करी गई है लर्निंग एट स्कूल लेवल। तो इन्होंने NCF 2000 ये कहता है कि हमें बच्चे के रिसेप्टिव फीचर को पर फोकस नहीं करना है। रिसेप्टिव फीचर मतलब होता है कि हमने कुछ बच्चे को पढ़ाया, उसने वो चीज़ रट ली, मतलब एक तरह से मेमोराइज कर ली, उसने चीज़ों को समझा नहीं, उसने उसको अपनी प्रीवियस नॉलेज से रिलेट नहीं किया। तो इस तरह का जो फीचर होता है वो होता है रिसेप्टिव, तो जिसको हमें इस क्लासरूम में डिस्करेज करना चाहिए। इसके ऊपर इन्होंने बात करी है। फिर इन्होंने बोला है कि जो इनेट एबिलिटीज़ हैं बच्चे की, डैट इज़ क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, इन्वेंटिवनेस, क्वेरिंग, इसको हमें नर्चर करना चाहिए बच्चे की इनेट एबिलिटीज़ को। हमें जो बच्चे, अगर कोई चीज़ हम क्लासरूम में सिखा रहे हैं बच्चों को, तो हमें उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बच्चे को एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ अमेरिकन कल्चर का, अगर मैं उसको कोई चीज़ पढ़ा रही हूँ और अमेरिकन कल्चर, वहाँ के कल्चर का एग्ज़ाम्पल लेके उनको समझा रही हूँ, तो क्या वो उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे? नहीं। वो अपने कल्चर, जिस इन्वायरमेंट से वो लोग आए हैं या फिर अपनी कंट्री के कल्चर को से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे और तब वो चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को एक्टिव करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम वो बात करें जिसको वो रियल लाइफ में ऑलरेडी देख चुके हैं, उसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ठीक है, अगर उन्होंने नहीं भी कोई चीज़ एक्सपीरियंस करी है तो हमें अपनी पेडागोजी इस तरह से यूज़ करनी चाहिए कि हम उसको उनकी जो प्रीवियस लर्निंग है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उससे कनेक्ट कर सकें।
फिर उन्होंने बोला है कि हमें किसी भी फॉर्म तरह का कॉर्पोरल पनिशमेंट यूज़ नहीं करना है। कॉर्पोरल होता है कि बच्चों को फिज़िकली उनको पनिश करना, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टिक से बीट करना, इस तरह की चीज़ें हमें बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करनी चाहिए क्लासरूम में, इनको डिस्करेज करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करी गई है कि जो लर्निंग है वो एक्टिव और सोशल होती है। कैरेक्टर में एक्टिव तो आप ऐसे समझिए कि एक्टिव तो इसलिए होती है क्योंकि अगर बच्चा ही एक्टिव नहीं है, अगर लर्नर ही एक्टिव नहीं है, तो फिर उसकी लर्निंग पॉसिबल नहीं होती। बच्चा कभी भी पैसिव मोड में नहीं सीखता, वो सिर्फ रिसीव करता है। सोशल इसलिए कहा गया है कि हम अपनी जो भी हमारी लर्निंग है, बच्चों की लर्निंग है, वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होती है, तो इसलिए ये एक्टिव और सोशल इन नेचर होती है। फिर इन्होंने बात करी है अथॉरिटेटिव नॉलेज की। अथॉरिटेटिव नॉलेज को आप ऐसे समझिए जैसे क्लासरूम में होता है ना, टीचर ने कुछ ऐसे लिखवा दिया और बोला कि आपको एग्ज़ाम आएगा तो आपको यही लिख के आना है। अगर कोई बच्चा अपनी तरफ से कुछ लिख के आता है तो टीचर फिर उसको मार्क्स क्या करती है, उसके डिडक्ट कर लेती है या फिर सर्कल कर देती है उस जगह। बच्चों को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया जाता। टीचर ने अथॉरिटी रख ली कि आप जो टीचर बोल रहा है सिर्फ वही सही है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उनको गुड स्टूडेंट्स की कैटेगरी में उनको काउंट किया जाता है। जबकि इस तरह का नोशन, जो गुड स्टूडेंट्स का नोशन होता है, उसको डिस्करेज किया जाना चाहिए, है ना। क्योंकि बच्चे की इनेट एबिलिटी क्या है, उसकी इनेट एबिलिटी है वो क्यूरियस है, वो जानना चाहता है रीज़न क्यों हम ऐसे लिख सकते हैं, हम ये चीज़ें भी तो हो सकती हैं। वो अपनी चीज़ें इंक्लूड करना चाहता है उसमें, या फिर वो क्वेश्चन करना चाहता है। तो वो उसकी इनेट एबिलिटी है, हम उसको नर्चर करना चाहिए बजाय इसके कि हम अथॉरिटेटिव नॉलेज को एनकरेज करें। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बात करी है इंक्लूजन के बारे में। इंक्लूजन का मतलब आप पहले ऐसे समझिए, इंक्लूजन मतलब होता है कि हर तरह के बच्चे को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का है, कास्ट का है, रिलीजन का है, कोई भी तरह का उसका कल्चर है और किसी भी तरह की उसको डिसेबिलिटी है, हर तरह के बच्चे को एजुकेशन गेन करने का, स्कूल एनवायरनमेंट में पढ़ने का अधिकार है। दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। तो क्लासरूम में हर तरह का बच्चा इंक्लूड किया जाए। और इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट कुछ इस तरह से क्रिएट किया जाए कि बच्चा वहाँ पे वैल्यूड फील करे। ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा है, वो किसी भी कम्युनिटी से आ रहा है, कोई किसी भी तरह की उसकी लैंग्वेज है या किसी भी तरह का उसका कल्चर है, माइनॉरिटी कल्चर से वो आता है, तो उसको वैल्यूबल फील करवाया जाए क्लासरूम में। उसके उस कल्चर को, लैंग्वेज को हमें रिसोर्स की तरह यूज़ करना चाहिए बजाय एक डिफ़िकल्टी की तरह लेने से। ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि एक क्लासरूम है जहाँ हर तरह का बच्चा आया हुआ है, तो हर तरह का बच्चा अपनी अलग अलग नॉलेज के साथ आया हुआ है, अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ आया हुआ है। तो इससे बच्चों का जो बच्चे एक दूसरे की कल्चर से रिलेटेड कल्चर के प्रति सेंसिटिव होंगे, उनकी चीज़ों को सीखेंगे और उनकी लर्निंग और ज़्यादा फैसिलिटेट होगी। तो एज अ रिसोर्स लेके हमें उसे क्लासरूम में चलना चाहिए। फिर इन्होंने बात करी है, इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो करिकुलम है वो रिजिड ना हो। रिजिड मतलब होता है कि फिक्स्ड ना हो, फ्लेक्सिबल होना चाहिए करिकुलम, जो हर तरह के बच्चे की नीड को, चाहे किसी भी तरह का बच्चा है, चाहे फिज़िकल डिसेबिलिटी है या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी है या फिर अलग उसकी लैंग्वेज है, अलग बैकग्राउंड से वो आता है, तो हर तरह के बच्चे, डाइवर्स लर्नर की नीड को वो क्या कर सके, फुलफ़िल कर सके और हर तरह के बच्चे को वो एसेसिबल हो। ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है इस पर भी कि करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस भी किए गए हैं हमारे स्कूल सिस्टम में इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। जैसे कि आप देखते हैं मिड डे मील को इंक्लूड किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि वो डिसेबल जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट कर सके। जैसे वॉशरूम इस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, या फिर पैडागॉजिक जो टेक्निक्स होती हैं उसको इस तरह से यूज़ किया जाता है कि वो लर्निंग डिसेबिलिटी वाला अगर कोई बच्चा है तो आईसीटी का यूज़ करके हम उसको समझाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें डेवलप की गई हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करती हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करी गई है डेवलपमेंट और लर्निंग के बारे में। तो जो इन्फेंसी से लेकर एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है, हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ और चेंज का पीरियड होता है। तो ये ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है कि जो करिकुलम हो वो हर एस्पेक्ट को लेकर के चले, बच्चे के हॉलिस्टिक अप्रोच हो। ठीक है, हॉलिस्टिक मतलब सिर्फ एक चीज़ पे नज़र ना हो कि हमें बच्चे के सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों को ही डेवलप करना है, स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट को ही लेकर के चलना है। नहीं, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए, चाहे फिजिकल हो, चाहे कॉग्निटिव हो, चाहे सोशल हो, चाहे मोरल हो। हर तरह की चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए करिकुलम में, ताकि उसकी सारे ओवरऑल डेवलपमेंट को वो फैसिलिटेट करें। फिर यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में कहा गया है कि एक प्री कंडीशन है फिजिकल डेवलपमेंट होना, मतलब हेल्दी फिजिकल ग्रोथ होना हर तरह की डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि बच्चा हेल्दी हो फिजिकली। और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसको एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि मिड डे मील इसको सपोर्ट करता है ना। फिज़िकल एक्सरसाइज बच्चे की उसमें इंक्लूड किया जाए, जैसे फ्री प्ले हो गया या फॉर्मल इनफॉर्मल गेम्स हो गए, खो खो वगैरह, या फिर योगा करवाया जाए बच्चों को। तो इस तरह की चीज़ें इंक्लूड करने की ज़रूरत है। फिज़िकल एक्सरसाइज बच्चे का स्टैमिना इम्प्रूव करता है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करता है, फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स को उनको इम्प्रूव करता है, और उसमें एक सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट होता है, कंट्रोल आता है खुद पर, कोऑर्डिनेशन, अगर टीम में वो बच्चा खेल रहा है तो उसमें कोऑर्डिनेशन, सोशल उसकी स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। तो जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो हर तरह के डेवलपमेंट को आप देख सकते हैं फैसिलिटेट करता है। और हमने पढ़ा भी है कि जितने भी तरह के अलग अलग जो डायमेंशन है डेवलपमेंट के, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे बात करी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले कॉग्निशन का मतलब समझ लेते हैं। कॉग्निशन का मतलब होता है कि हम चीज़ों को किस तरह से समझते हैं, चाहे वो हमारे आसपास की चीज़ें हों, चाहे हमारे दिमाग में कोई चीज़ें चल रही है, तो हम अपने आसपास के वर्ल्ड को किस तरह से परसीव करते हैं, क्या समझते हैं। ठीक है, एक्शन के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, लैंग्वेज चाहे वर्बल हो चाहे साइन लैंग्वेज हो, तो ये हमारा किस में इंक्लूड होता है, ये काम कौन करता है, कॉग्निशन, दैट इज़ हमारा ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे बात करी गई है इनिशियल स्टेज पे जो कॉग्निशन होता है बच्चों का, जो बच्चे किस तरह से चीज़ों को समझते हैं, वो कंक्रीट एक्सपीरियंस के थ्रू, जो चीज़ें उन्होंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करी है, वो उसी चीज़ को ही उसी चीज़ को ही वो समझ पाएंगे, मतलब रीज़न आउट कर पाएंगे, लॉजिकली उसको समझ पाएंगे। अगर कोई चीज़ उन्होंने नहीं देखी तो वो उसको रिलेट नहीं कर पाते। पर जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है तो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी डेवलप होती हैं साथ साथ, और उसमें हाइपोथेसिस, एब्स्ट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स रीजनिंग करने की भी एबिलिटी डेवलप होती है उसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझिए, जैसे क्लासरूम में टीचर ने बच्चों को एक ऐसे लिखने के लिए बोला कि क्या होगा जब अर्थ में से वाटर ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे को जिसमें सोचना पड़े, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अभी उसने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करी है, ये फ्यूचर में होने वाली चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे ने अपना एब्स्ट्रैक्शन, अपना हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, तो इस तरह की चीज़ें उसने यूज़ करी हैं। तो ये इनिशियल स्टेज पे पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ये आफ्टर सर्टेन एज ही ये चीज़ें बच्चा सीख पाता है। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एटीट्यूड जो होता है, इमोशन जो होते हैं, मॉरल्स जो होते हैं हमारे, कि किस तरह से हमारा एटीट्यूड, मतलब किस तरह से हम बिहेव करते हैं, परसीव करते हैं, और किस तरह से हम फील करते हैं, या क्या सही है क्या गलत है, ये हमारा कौन डिसाइड करता है, हमारा कॉग्निशन डिसाइड करता है। ठीक है, कॉग्निशन डिसाइड करता है। जैसे कि कोलबर्ग की आपने उसमें ये चीज़ पढ़ी भी होगी, कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी क्या दी थी कि बच्चा सर्टेन एज के बाद, जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो उसको नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, तो उसको सही गलत के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, कॉग्निशन का ही पार्ट कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो हाईएस्ट लेवल है कॉग्निशन का, वो है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है कि अपने थॉट्स के बारे में अवेयर होना। जैसे अगर कोई चीज़ है और मैं किसी चीज़ के बारे में सोच रही हूँ, तो ये अवेयर होना कि मैं उस चीज़ के बारे में क्या सोच रही हूँ। ठीक है, अपने थॉट्स के बारे में अवेयर होना कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है या गलत है,
को सोच करके फिर हम उस चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, अपनी खुद की लर्निंग को रेगुलेट करते हैं, अपनी खुद की थिंकिंग को रेगुलेट करते हैं, मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। तो इस तरह का जो लेवल होता है वो आफ्टर सर्टेन एज ही बच्चे का डेवलप होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो ये हाईएस्ट लेवल होता है मेटाकॉग्निशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं लर्निंग और कॉग्निशन के बारे में, क्या रिलेशनशिप है दोनों के बारे में, तो ये जानते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ जो चाइल्ड है वो नेचुरल लर्नर है, और ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि बच्चा नेचुरली मोटिवेटेड होता है चीज़ें सीखने के लिए। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है अर्थ पे, वो हर कोई हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो इम्प्रूव करता रहता है, चीज़ें सीखता रहता है अपनी लाइफ में, जैसे जैसे वो अपनी आगे की जैसे जैसे वो डेवलप्ड होता है। ठीक है, अब फिर ये क्यों होता है कि कई बार पेरेंट्स या फिर टीचर्स कुछ बच्चे को सिखाना चाहते हैं लेकिन वो चीज़ सीख नहीं पाता है। वो इसलिए नहीं सीख पाता क्योंकि वो चीज़ उसके इंटरेस्ट की नहीं है। ठीक है, बच्चा, ये चीज़ हमने माना कि वो नेचुरली मोटिवेटेड है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि वो नेचुरली मोटिवेटेड है बट वो उसके इंटरेस्ट की चीज़ होनी चाहिए। हम वही चीज़ देखते हैं, हमारा अटेंशन वही चीज़ ग्रैब करती है जो हमारे इंटरेस्ट की होती है। अगर हमारे इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है तो फिर हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई टीचर भी कुछ पढ़ा रहा है तो अपने जो हमारे मतलब की चीज़ है सिर्फ हम उसको ही चीज़ों को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही बच्चे के साथ होता है। तो ये टीचर पे डिपेंड करता है कि अगर वो कोई चीज़ सिखाना चाहती है तो वो इस तरह का पैडागोजिक टेक्निक यूज़ करे, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके कि बच्चा मोटिवेट हो सके लर्न करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करी गई है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग का सबसे पहला स्टेप यही है कि हम चीज़ों को समझते हैं, फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब उसके बारे में सोचते हैं, और फिर जो हम सोच रहे हैं वो सही है या गलत है, या फिर उसके बारे में फिर हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि हम जो सोच रहे हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसको एनालाइज करते हैं। तो जो हम एनालाइज करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, वो हमारा अगला स्टेप है। और ये किसके अंदर आता है? मेटाकॉग्निशन के अंदर, मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। और फिर हम फाइनली उसको एक्शन के रूप में प्रोड्यूस करते हैं। फिर उन्होंने बात करी है कि जो टीचिंग है वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए बच्चे की। अब एक 15 ईयर के बच्चे को अगर मैं प्यूबर्टी का कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ तो वो उसके क्योंकि वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो उसको समझ पाएगा। अगर वही चीज़ मैं 5 ईयर के बच्चे को समझाऊँ तो वो उसको रिलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस समय उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी उस तरह की नहीं है। तो हमें टीचिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के हिसाब से ही बच्चे को करवानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता फिर वो उसको इन्फॉर्मेशन की तरह सिर्फ कलेक्ट करता है अपने ब्रेन में, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करी गई है कि लर्निंग जो है वो इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, जैसे मैंने आपको बोला ना अभी पहले कि अगर कोई चीज़ इंटरेस्टिंग है, उसके इंटरेस्ट की है लर्नर के, तभी वो चीज़ों को समझेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो उसको सिर्फ रिसीव करेगा, मेमोराइज करेगा। लास्ट टॉपिक है हमारा अडोलेसेंस। अडोलेसेंस जो पीरियड है वो सेल्फ आइडेंटिटी का पीरियड होता है। सेल्फ आइडेंटिटी मतलब कि यही एक पीरियड होता है जिसमें जो सोसाइटी है, जो आसपास के लोग हैं, वो डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में, है ना। और बहुत तरह के फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ऐसा होता है। जो बच्चों में जो बॉडी में चेंजेस आते हैं गर्ल्स के या बॉयज़ के, तो सोसाइटी उसको फिर नेगोशिएट करना स्टार्ट कर देती है और बच्चों को फिर वो एक तरह से फिर एक आइडेंटिटी क्रिएट कर देती है कि ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ हैं। और फिर इस तरह की आइडेंटिटी क्रिएट करने की वजह से जेंडर स्टीरियोटाइप जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि इस एज के बाद गर्ल्स को ऐसे बिहेव करना चाहिए, बॉयज़ को ऐसे बिहेव करना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें अडोलेसेंस के पीरियड में देखने को मिलती हैं। इस पीरियड में जो बच्चा है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का हो जाता है। इंटीमेसी, पीयर ग्रुप में को वो काफ़ी इम्पोर्टेंस देने लगता है, अपने फ्रेंड्स वगैरह को। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं उसके बॉडी में, जैसे कि जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं या फिर जिस तरह के उनकी चेंजेस की वजह से जिस तरह के उसके इमोशंस क्रिएट होते हैं। तो
ये काफ़ी लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की सिचुएशन में इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने आप को, जैसे एसटीडी, सेक्सुअल अब्यूज़, एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां, और ड्रग का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। वो सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है, क्योंकि उस समय पे कोई भी, चाहे उसके टीचर्स हों चाहे पेरेंट्स हो, कोई भी उससे उस रिलेटेड चीज़ें, उसकी जो भी वो चेंजेस फेस कर रहा है उससे रिलेटेड बात करता ही नहीं है, उसको समझाता ही नहीं है कि वो चेंजेस उसकी किस वजह से हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, फिर उसकी एनर्जी डाइवर्ज हो जाती है, डेविएट हो जाती है, और फिर वो गलत चीज़ों को की तरफ वो अट्रैक्ट होने लगता है। तो इस स्टेज में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें बच्चों को इमोशनल और सोशल सपोर्ट देना चाहिए, ताकि वो इस तरह की चीज़ों को डील कर सके, और उसकी जो एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो अफेक्ट ना हो। क्योंकि अगर हम बच्चों को ये सपोर्ट नहीं करेंगे और उनको नहीं समझाएंगे कि उनके साथ इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, वो किस वजह से हो रहे हैं, उस पर खुलकर बात नहीं करेंगे, तो फिर वो क्या होता है, उसको नेग्लेक्शन की वजह से बच्चा फिर उसको पूरी लाइफ उसको उसका कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है, जो कि बैड, काफ़ी ज़्यादा बुरा उनकी लाइफ पर उसका असर पड़ता है। आई होप गाइस कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एंड इस वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे चैप्टर 2 के। एनसीएफ 2005 हमारी सीरीज़ चल रही है, और इस तरह से हम एनसीएफ 2005 को कंप्लीट कर लेंगे, आई होप जल्द ही। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए नमस्ते।